नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज का यह वीडियो इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के विषय एमएचडी 9 के प्रथम चैप्टर का रिवीजन वीडियो है। इस सीरीज को इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि इसके मदद से आप बहुत ही कम समय में सिर्फ सुनते हुए इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे एमएचडी 9 के विभिन्न चैप्टर्स का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इग्नू रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इकाई 1 अर्थात कथा और आख्यान के विभिन्न रूप, इसको हम लोग थोड़ा सा फटाफट अंदाज में समझ लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो इस चैप्टर में आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना है। ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कथा और आख्यान का अर्थ, परस्पर संबंध और विविध रूप। वैसे ही कथा का मौखिक रूप और लिखित परंपरा का आरंभ, इसको देखना है। आख्यान की प्राचीन अवधारणा और उसके विभिन्न रूप। साथ ही जो अंतिम टॉपिक है वो है कथा रचना की भारतीय परंपरा का अवसान कैसे हुआ, इस बारे में पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है कथा और आख्यान का अर्थ, परस्पर संबंध और इसके विविध रूप। कथा और आख्यान कहानी के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है, अर्थात प्राचीन काल में ये कथा और आख्यान कहानी के लिए ही प्रयुक्त होते थे। अर्थ की दृष्टि से दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं, जिसमें कथा शब्द की व्युत्पत्ति कथ धातु से हुआ है और आख्यान शब्द की उत्पत्ति ख्या धातु से हुआ है। अधिकतर विद्वानों ने कथा और आख्यान को एक ही माना है, लेकिन भामह ने कथा और आख्यायिका में थोड़ा बहुत अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कथा ये क्या है ना, काल्पनिक घटना होती है, जबकि आख्यायिका ऐतिहासिक घटना होती है। तो जो भी है, अब हम लोग कथा के मूल स्वरूप को देख लेते हैं। कथा के मूल स्वरूप को जानने तथा इसकी पहचान हेतु इसके 3 प्रमुख तत्व घटना, समयानुक्रम और दिक्, इसको जानना जरूरी है। घटना शब्द जहाँ घटित होने के संदर्भ से जुड़ा है, जो प्राय आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित स्थिति से संबंधित होता है, वहीं समयानुक्रम में घटनाओं के समय का एक ऐतिहासिक क्रम में आपस में इस तरह से गूंथा हुआ होता है कि वो कथा को इसकी घटनाओं के समयानुक्रम से जोड़ते हुए जीवन के प्रमुख कार्य व्यापारों को दर्शाता चलता है। मनुष्य के जीवन में प्राय प्रमुखता कार्य व्यापारों की होती है, घटनाओं की नहीं, क्योंकि ये घटनाएं जीवन के सामान्य कार्य व्यापारों को एक दूसरे से जोड़ने का ही कार्य है और श्रोता इनको ही घटनाओं के रूप में सुनने के लिए लालायित रहता है। इसलिए ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालक्रम में गूंथी हुई घटनाओं को, जिनमें कार्य व्यापार भी निहित रहते हैं, कथा के नाम से जाना जाता है। दिक् या स्पेस भी कथा का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है, जो कि मानव अनुभव की सीमाओं को अस्वीकृत करके उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। यह दिक् श्रोता में यद्यपि जिज्ञासा भाव को अनिवार्यतः उजागर करने का कार्य करता है, तथापि यह श्रोता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि कथा के लिए घटनाएं आवश्यक तो होती है, किंतु उनमें फिर भी नवीनता, आकस्मिकता और अप्रत्याशित होने की संभावना अवसंभावी होती है, क्योंकि इसी के कारण श्रोता कथा से आदि से अंत तक जुड़ा रहता है और इसके मौखिक होने की स्थिति में तो श्रोता की आँखों में आगे क्या हुआ की स्थिति को जानने का एक उत्सुकतापूर्ण भाव सदैव बना रहता है। इसीलिए इन सभी घटनाओं के समाप्त होने पर कथा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि
कथा में विद्यमान घटनाएं कार्य व्यापार के आधार पर श्रोता को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो इस टॉपिक में अगर हम लोग समझना चाहें तो कथा का 3 प्रमुख तत्व माना गया है। एक हो गया घटना, समयानुक्रम और दिक्। तो घटना अर्थात जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये कोई काल्पनिक घटना भी हो सकती है और कोई ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया समयानुक्रम, अर्थात इन घटनाओं को समय के क्रम से सही प्रकार से सजाना। और दिक्, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस, है ना, अर्थात किस स्पेस को ध्यान में रखते हुए ये कथाएं लिखी गई। ये हो गई। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, कथा की प्राचीनता। अर्थात इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कथाएं हैं तो कितनी प्राचीन है, अर्थात कथाओं का जो रचना है उसका मौखिक रूप कितना प्राचीन है और लिखित रूप कितना प्राचीन है। तो आप सभी जानते हैं कि कथा अपने मौखिक रूप में अत्यंत प्राचीन है, जो कि मनुष्य की सहज तथा उसकी जन्मजात प्रवृत्ति के अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी उदय हुआ था, क्योंकि आदिम मानवों की प्राप्त खोपड़ियों के अध्ययन से पूरा पाषाण युग में कथा के कहने सुनने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आदि मानव शिशुओं के मनोरंजन के लिए अपने वास्तविक शिकार के अनुभवों के साथ कल्पना का मिश्रण करके नई नई कथाओं का निर्माण करता होगा और कालांतर में यही प्रक्रिया धीरे धीरे कथा के रूप में विकसित होकर उभर कर सामने आई। कथा का मूल उद्देश्य का अगर बात करें तो प्राचीन समय में कथा का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ क्या है, मनोरंजन कराना था। किंतु कालांतर में अनेक परिवर्तनों के कारण कथा का उपयोग भी उपदेश देने या मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा। अर्थात कथाओं के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया जाने लगा या जो नैतिक मूल्य है उसकी अभिव्यक्ति की गई। वैदिक काल में निर्मित कथा के रूप में इसका प्रमुख उदाहरण है, जो कि एक तो हमारा जो वेद है उसका कुछ पाठ तो है ही, साथ में उसी समय में उसी कालखंड में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ये जो रचना है ये इसका एक सशक्त उदाहरण है। पंचतंत्र की रचना की पृष्ठभूमि में एक राजा के जड़ बुद्धि, अविनीत, मूर्ख और उत्श्रृंखल राजकुमारों को राजनीति तथा व्यवहार नीति की शिक्षा देना विद्यमान था। अर्थात इसे लिखने के पीछे का जो उद्देश्य था तो उस राजा के जो मूर्ख बेटे थे उसी को शिक्षा देना था। यह कथा मूल रूप से 5 प्रकरणों में विभक्त है तथा इसकी परस्पर गुम्फित अनेक कहानियों का एक ही मूल विषय है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पशु पक्षियों की कथाएं हैं जो मनुष्य की तरह भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हीं के समान व्यवहार करते हैं। आप सबों ने भी पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियों को पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि पशु पक्षियों के माध्यम से ही ये कहानियाँ लिखी गई है और इसमें सब में क्या है, कुछ ना कुछ नैतिक मूल्य जरूर होता है। पंचतंत्र की कथाओं का मुख्य कथक विष्णु शर्मा, अर्थात कहने वाले खुद जो रचनाकार है विष्णु शर्मा और इसके श्रोता राजकुमार। पंचतंत्र की कथा में विद्यमान घटनाओं की रोचकता के कारण राजकुमार आगे की पूरी कथा को सुनने का अपना कौतूहल रोक नहीं पाते और इसके केंद्र में पशु या पक्षी समुदाय की कथा होने के कारण कथा वस्तु का एक संपूर्ण कथक बनकर परत दर परत अनेक कथाएं सुनाई जाती है। बच्चों की रुचि क्योंकि उपदेशों को सुनने में नहीं होती, अर्थात बच्चे सीधे सीधे उपदेशों को सुनना पसंद नहीं करते,
इसी तथ्य को जानते हुए विष्णु शर्मा पंचतंत्र के माध्यम से पशु पक्षियों की कथाओं को उपदेश के रूप में नैतिक शिक्षा से संबद्ध करके राजकुमारों में कथा का कौतूहल बनाए रखते हैं, उनमें शिक्षा तत्वों को भरने में कुशलता प्राप्त करते हैं। अर्थात कथा में जो कौतूहलता बनी रहनी चाहिए वो भी बनाए रखते हैं, साथ ही जो उन्हें जो नैतिक शिक्षा देना था वो भी दे देते हैं। 6 माह बीत जाने पर यद्यपि कथा तो समाप्त हो जाती है, किंतु इसमें विद्यमान राजनीति की शिक्षा तथा उपदेश राजकुमार के मन पर सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। अतः यहाँ पर कथा की उपयोगिता तथा इसके परवर्ती विकास में कथाकार का ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, कथा का मौखिक रूप के साथ अब लिखित परंपरा का आरंभ किस प्रकार हुआ। तो कथा की लिखित परंपरा के आरंभ का निश्चित तथा प्रामाणिक कोई विवरण तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी इस श्रृंखला में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि व्यास द्वारा लिखित महाभारत संभवतः प्रथम लिखित कथा या फिर आख्यान मानी जाती है। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में डिटेल हम लोग जान लेंगे। तो पहला जो है महाभारत, ईसा पूर्व सन 800 से 100 इसी बीच में महाभारत की रचना का काल माना जाता है। इसका जो प्रथम पाठ है जय, वो 800 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय पाठ भारत 500 ईस्वी पूर्व में और तृतीय पाठ महाभारत ये 200 से 100 ईस्वी पूर्व में रचा गया। उग्रश्रवा ने यह कथा 12 वर्षों तक जारी महर्षि शौनक के यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्मर्षियों को सुनाई थी, जिन्होंने यह कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी। और महाभारत की रचना के उपरांत व्यास जी ने अपने शिष्यों को इस ग्रंथ के अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी से अपने इस महाकाव्य की रचना की बात कही थी। तो व्यास जी ने अपने काव्य के लेखन हेतु गणेश जी का सहयोग लेने की बात कही थी। अर्थात पहले तो ये कथा के रूप में था, और किस प्रकार का कथा, मौखिक कथा के रूप में। लेकिन जब व्यास जी ये कहे कि इसे क्या है, लिखित रूप में रहना भी जरूरी है, ताकि आगे के लिए भी संचित हो सके और आगे के लोग भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मा जी के कहने से ही गणेश जी का सहयोग मिला इन्हें, और व्यास जी द्वारा स्मरण करते ही गणेश जी उनके पास जा पहुँचे और लेखक बनने से पूर्व उन्होंने ग्रंथ को बिना रुके लिखवाने की शर्त व्यास के समक्ष रख दी। अर्थात गणेश जी ये कह दिए कि ठीक है, मैं आपका मदद तो करूँगा, लेकिन आपको बिना रुके ही लिखना पड़ेगा। तो व्यास ने भी श्लोकों का अर्थ समझकर ही लिखने का एक शर्त गणेश के समक्ष भी रख दी कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन मैं लिखूंगा तो सारे अर्थ को समझ कर ही लिखूंगा, ये नहीं कि आप जो भी कह दिए और मैं लिख दूं। इसके उपरांत जो भी हो महाभारत की रचना की गई, जो कि भारत के इतिहास का जाज्वल्यमान्य दीपक है, जो लोगों के अंतःकरण से संपूर्ण मोह के अंधकार को दूर करके अंतरंग को ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महर्षि व्यास ने महाभारत का प्रवचन मनुष्य लोक में किया, और उन्होंने इससे पूर्व सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराते हुए अन्यान्य शिष्यों को इसके उपदेशों से अवगत कराया। अर्थात व्यास देव ने पहली बार ये कथा अपने पुत्र सुखदेव को कहा और अध्ययन करने के लिए भी कहा, अन्यान्य शिष्यों को भी इसके उपदेश से अवगत कराया। महर्षि नारद ने इस ग्रंथ को देवताओं को सुनाया
असित देवल ने पीतरों का श्रवण कराया। जन्मेंजय के नाग यज्ञ के समय व्यास जी के आज्ञानुसार ही वैशंपायन ने भी हजारों ब्राह्मणों को महाभारत ग्रंथ का श्रवण कराया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि देवलोक में भी पहुंच गया, भूलोक में भी पहुंच गया, ये कथा अब सभी जगह पहुंच गया। निष्कर्ष रूप से यद्यपि महाभारत की रचना श्रुति परंपरा से ही हुई थी, तथापि उसके व्यापक प्रचार के उद्देश्य हेतु महर्षि व्यास ने गणेश जी की सहायता से इसे लिखित रूप प्रदान किया, जिसके उपरांत यह वाचन परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई। वैसे ही एक दूसरी पुरानी कथा है बड्ड कहा या फिर बृहद कथा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम बड्ड कहा या बृहद कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। तदंतर गुणाढ़ ने इनके 7 लाख श्लोकों को 85 प्राकृतिक भाषा में लिखित रूप प्रदान किया। इसके पश्चात राजा सातवाहन ने नष्ट होने से बचे हुए 1 लाख श्लोकों का संस्कृत में अनुवाद कराया, जिसके क्रमशः संस्कृत और प्राकृत में कई अनुवाद हुए। राजा सातवाहन तथा गुणाढ़ का समय ईस्वी पूर्व 495 से 490 ईस्वी है तथा बड्ड कहा का 11वीं सदी ईस्वी में कथा सरित सागर इस नाम में एक जो निर्मित पाठ है वो आज भी उपलब्ध है। अब हम लोग आख्यान की प्राचीन अवधारणा और उसके विभिन्न रूप देख लेते हैं। तो कथा की जो नई अवधारणा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। कथा के उदाहरण के रूप में सुबंधु की वासवदत्ता, बाणभट्ट की कादंबरी, दंडी का 10 कुमार चरित्र लिए जाते हैं, जबकि बाणभट्ट की हर्षचरित को आख्यायिका की श्रेणी में रखा जाता है। पहले हम लोग सुबंधु कृत वासवदत्ता इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को देख लेते हैं। तो रोमांस का विकास यद्यपि यूरोप में बाद की घटना है, तथापि भारत में इसका विकास बृहद कथा से मानी जाती है, जो कि यूरोपीय रोमांस की ही सारी विशेषताओं से पूर्ण है। प्रेम, साहसाभियान घटनाएं, अतिलौकिक घटनाएं, आकार, पात्र, परिवेश, काल तथा गद्य के रूप में प्रस्तुति के गुणों के आधार पर सन 500 ईस्वी या इससे पूर्व सुबंधु द्वारा रचित वासवदत्ता को कथा की इस श्रेणी में रखा जाता है। सुबंधु ने गुणाढ़ से अलग अपनी कथा को गद्य में प्रस्तुत करते हुए उसे उन साहित्यिक विशेषताओं से युक्त कर दिया जिस पर केवल कवियों का ही एकाधिकार था। तथ्य की दृष्टि से वासवदत्ता में रोमांस, प्रेम, साहसाभियान की प्रमुखता है, जिसमें समय का यथार्थ और विश्वास भी अभिव्यक्त हुआ है, जो कि श्लेष तथा अनेक प्रकार के अलंकारों के वाग्जाल से पूर्णतः आच्छादित है। वैसे ही बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। तो कादंबरी में बाणभट्ट ने अपने विजन से नवीन रूप प्रदान किया। इसका कथा विन्यास नवीन, अद्भुत तथा आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसकी अनेक कथाएं परस्पर गुथी हुई होकर भी एकल इकाई के रूप में परिणत होने में सफलता प्राप्त करती है। कादंबरी में उज्जयिनी के राजा तारापीड़, उनके मंत्री सुखनास, राजपुत्र चंद्रापीड़ तथा मंत्री पुत्र वैशंपायन की कथा है, जो कथा के भीतर कथा की जटिल योजना द्वारा संपूर्ण विचारधारा को एकल कथा संसार के रूप में रूपायित करती है। बाणभट्ट द्वारा किया गया यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि इससे पूर्व बड़ी कथा में छोटी छोटी कथाओं को एक दूसरे के अंदर नियोजित करके
उसे बड़ी और प्रकाशमान अभिव्यक्ति देने का कार्य किसी अन्य रचनाकार ने नहीं किया था। वैसे ही बाणभट्ट की ही एक महत्वपूर्ण रचना है हर्षचरित्र। तो ये बाणभट्ट की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने वर्धन वंश के प्रतापी सम्राट तथा महान शासक श्री हर्ष के चरित्र को प्रस्तुत किया है। इसीलिए हर्षचरित्र इस पुस्तक का नाम है। बाणभट्ट उसके दरबार का राजकवि था, जो युवावस्था में मार्ग से भटकने से मिली बदनामी के कारण कहीं भी राज्याश्रय प्राप्त नहीं कर सका था और श्रीहर्ष के एक अधिकारी कुमार कृष्ण की सिफारिश से श्रीहर्ष के दरबार में जगह प्राप्त कर पाया था। अर्थात स्टार्टिंग में इसे राजकवि का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन बाद में कुमार कृष्ण के मदद से ये राजकवि बना। तदुपरांत बाणभट्ट ने श्रीहर्ष के चरित्र को ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत करते हुए हर्षचरित्र की रचना की, जो कि गद्य के रूप में पूरे वैभव, प्रकृति तथा अन्य प्रकार के वर्णनों के साथ उपस्थित है। इसमें श्रीहर्ष के चरित्र को ऐतिहासिक मानते हुए इतिहासकारों ने इसकी घटनाओं को इतिहास में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। इसकी भाषा को गद्य के काव्य गुणों से युक्त होने के कारण आचार्य इसे आख्यायिका मानते हैं। अर्थात ये जो रचना है इसे ऐतिहासिक तथ्य मान लिया गया है और इतिहासकारों ने भी इसे ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया है। अब हम लोग एक वैसे ही महत्वपूर्ण रचना 10 कुमार चरित्र इसके बारे में जान लेते हैं। तो बाणभट्ट के पश्चात संस्कृत कथाकार दंडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना की, जो कि 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग पूर्व पीठिका, इसमें 5, दूसरे भाग रचित, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। तृतीय भाग उत्तर पीठिका, इसमें अष्टम उच्छ्वास का उपसंहार है। 10 कुमार चरित्र की कथा भी यद्यपि लुभावनी तथा काव्यात्मक वस्तु तथा चरित्र वर्णनों से पूर्ण है, तथापि इन कथाओं का विषय 7वीं शताब्दी तथा उसके पूर्व के समय को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। राजनीति, समाज, व्यवहारिक ज्ञान, प्रेम, रमणीहरण, साहसाभियान तथा यूरोपीय रोमांस के कथा के गुणों से 10 कुमार चरित्र पूर्णतः संपन्न है। इसकी कथा में 10 राजकुमारों की अनुभव कथाओं को कथा पात्र राजकुमार राजवाहन द्वारा आपस में सुसंबंध करके एक कथानक का निर्माण किया है। अर्थात 10 कुमार चरित्र में क्या है, 10 राजकुमार के चरित्र का वर्णन किया गया है। यद्यपि 10 कुमार चरित्र का कथानक आधुनिक यथार्थवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तथापि कथा विन्यास की दृष्टि से इसमें कहानी और उपन्यास की संरचना के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसकी कथा संरचना के विकास के रूप में हिंदी में रुद्र काशिकेय की बहती गंगा ये जो उपन्यास है और कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया ये कहानी है, तो इसी के जैसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है वो है कथा रचना की भारतीय परंपरा का अवसान, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो यह साहित्यिक इतिहास की त्रासदी है कि बाणभट्ट और दंडी के पश्चात कथा रचना की भारतीय परंपरा आगे विकसित नहीं हो सकी। यद्यपि इसका एक प्रयास 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में किया था, तथापि इसे कादंबरी का विकास नहीं माना गया, क्योंकि इस समय तक संस्कृत राजदरबारों तथा पंडितों की भाषा बनकर रह गई और 10वीं सदी के पश्चात संस्कृत को राज्याश्रय प्रदान करने वाले हिंदू राज्य भी समाप्त हो गए। अर्थात उस समय अधिकतर हिंदू राज्य समाप्त हो गए तथा संस्कृत के बाद अब फारसी केंद्रीय सत्ता में आने के बाद वही काव्य रचना का माध्यम बनकर
उभरी, है ना। उस समय जो सल्तनत कालिक जो शासक आ गए, है ना, तो उन्होंने फारसी को ही राज्याश्रय दिया और अब जो अधिकतर काव्य रचनाएं होने लगी वो इसी भाषा में होने लगी। उत्तर भारत की जनता का लगाव जनभाषा से होने के कारण जन बोलियों में साहित्य की रचना होने लगी, जिसे राज दरबारों में भी बाद में प्रश्रय मिलने लगा। 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में संस्कृत के कुछ किताबें जैसे योग वशिष्ठ, बेताल पंचविंशति, सिंहासन द्वात्रिंशति का रूपांतरण किया गया, लेकिन फिर भी ये एक रूपांतरित किताब है, कोई मौलिक किताब नहीं है, इसीलिए इसको भी उनका समतुल्य नहीं कहा जा सकता। वैसे 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली में हिंदी में क्या है, सबरस मुल्ला बजही द्वारा रचित 1636 में, ये खड़ी बोली हिंदी की एक प्रमुख रचना है। वैसे ही रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां जो 1800 ईस्वी के आसपास इसे लिखे थे, इन दोनों कहानियों का नाम याद भी रखना है। ये दो मौलिक गद्य कथा पुस्तकें प्राप्त होती है जो आप कह सकते हैं कि वो कथा और आख्यायिका के परंपरा को आगे तक ले जाती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी गद्य के विकास के साथ ही गद्य कथा ने नवीन रूप में उपन्यास का आकार ग्रहण किया, पर यह गुणाढ़ विष्णु शर्मा, सुबंधु आदि की भारतीय कथा परंपरा से नहीं जुड़ता है, जो कि एक साहित्यिक त्रासदी ही कही जा सकती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।